नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग कंपनियों के लेखे। और बैंकिंग कंपनियों के लेखे जब हम तैयार करते हैं तो उसमें शेड्यूल तैयार की जाती है। और आज की जो शेड्यूल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, यानी अग्रिम का वर्गीकरण। बैंकिंग कंपनियों के जो खाते तैयार किए जाते हैं उसमें अग्रिम के संबंध में जो शेड्यूल तैयार की जाती है उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हमारे वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों को इसको नोट करना है और साथ साथ आपको ध्यान से सुनना भी है। इसके अलावा अन्य जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाने के बाद अगर आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो इसके संबंध में आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है सभी के लिए। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, अग्रिम का वर्गीकरण। जहाँ ऋण होता है वहाँ डूबता भी अवश्य है, यानी जब हम ऋण देते हैं तो इस बात की संभावना है कि उसमें से कुछ अमाउंट है वो डूब भी जाएगा, यानी वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वह चाहे सरकारी ऋण हो अथवा बैंक ऋण हो, चाहे आपने सरकारी ऋण लिया हो या बैंक ऋण लिया हो, दोनों ही स्थिति में कुछ भाग है वो डूबता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि बैंकों को अपने ऋणों के संबंध में प्राप्त प्रोविजंस तैयार करने चाहिए, उनको आयोजन तैयार करने चाहिए कि हमारा पीछे जो स्थिति थी, पीछे जो ऋण दिए गए थे इसमें कितनी रिकवरी हुई, कितना % आपका जो ऋण है वो डूबित ऋण रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोविजंस तैयार करने हैं कि 10% डूबित ऋण रहा या 20% रहा, तो इसके संबंध में आपको प्रोविजंस तैयार करने हैं, आयोजन बनाने हैं। और आयोजन के दृष्टिकोण से ऋण निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किए जाते हैं, उनको बांटा जाता है आयोजन के दृष्टिकोण से। एक होता है मानक संपत्तियां, यानी स्टैंडर्ड असेट्स। मानक संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनके संबंध में व्यवसाय की सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होती है। यानी स्टैंडर्ड जो संपत्तियां होती हैं उनकी संबंध में व्यवसाय के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है, सामान्य जोखिम ही होता है। लेकिन गैर निष्पादित संपत्तियां, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जो कि गैर निष्पादित संपत्तियां हैं, इनको हम मानक संपत्तियों में शामिल नहीं करते हैं। इन संपत्तियों के संबंध में 0.4% के बराबर जर्नल प्रोविजंस का निर्माण करना आवश्यक होता है। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको मानक संपत्तियां हैं, यानी स्टैंडर्ड जो संपत्तियां हैं उसके संबंध में 0.4% के बराबर आयोजन आपको तैयार करना है। और इसमें आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को शामिल नहीं करना है। और मानक संपत्तियां वह संपत्तियां होती हैं जिनके संबंध में व्यवसाय की सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होती। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको नोट करना है कि मानक संपत्तियां क्या है जिनमें सामान्य संपत्तियों से अधिक जोखिम नहीं होता है, नंबर 1। और इसमें गैर निष्पादित संपत्तियां, जिसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं, NPA को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और इन संपत्तियों के संबंध में 0.4% के बराबर सामान्य आयोजन का निर्माण करना आवश्यक होता है। नंबर 2 है उप मानक संपत्तियां, यानी सब स्टैंडर्ड असेट्स। 31 मार्च 2005 से प्रभावी होकर उप मानक संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें 12 या इससे कम समय में गैर निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मानक जो संपत्ति हैं उसके बाद में दूसरा आता है उप मानक, यानी सब स्टैंडर्ड असेट्स। 31 मार्च 2005 से प्रभावी होकर उप मानक संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें 12 माह या इससे कम समय से गैर निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है। इस संबंध में बैंक को उपलब्ध प्रतिभूति अपर्याप्त होती है। इसके संबंध में बैंक के पास जो
सिक्योरिटी होती है वो अपर्याप्त होती है और बैंक को हानि होने की संभावना रहती है। जब लोन लेते हैं तो उसमें इस प्रकार की संपत्तियां हैं वो कम रखी जाती है और उसमें हानि होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इन संपत्तियों की कुल राशि के 15% के बराबर निर्माण करना आवश्यक है। तो उप संपत्तियों के संबंध में कितना परसेंट करना है? 15% आपको प्रोविजंस तैयार करने हैं और इस संबंध में बैंक के पास उपलब्ध प्रतिभूति अपर्याप्त होती है और बैंक को हानि होने की संभावना बनी रहती है। और इस संपत्तियों में हम 12 माह या इससे कम समय से गैर निष्पादित संपत्तियों को इस संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद नंबर आता है संदिग्ध संपत्तियां। 31 मार्च 2005 के बाद प्रभावी होकर संदिग्ध संपत्तियां उन्हें कहते हैं जो 12 से अधिक समय में गैर निष्पादित संपत्तियों में वर्गीकृत की जा रही है। यानी 12 माह से अधिक समय में गैर निष्पादित संपत्तियों को वर्गीकृत की जा रही है। इन संपत्तियों के संबंध में बैंक को काफ़ी नुकसान होने की प्रबल संभावना रहती है। इन संपत्तियों के संबंध में क्या है कि बैंक को बहुत सा नुकसान होने की संभावना है और इन संपत्तियों से हानि के लिए आयोजन का निर्माण करते समय इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। 2 भागों में इसको बांटा जाता है। एक तो होता सुरक्षित और एक होता है असुरक्षित भाग। असुरक्षित भाग के संबंध में 100% आयोजन करना अनिवार्य है। जो संदिग्ध संपत्तियां होती हैं उनके संबंध में ये आवश्यक है कि असुरक्षित भाग जो है उसके संबंध में हमें 100% आयोजन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित भाग के लिए निम्न प्रकार से आयोजन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। असुरक्षित लिए तो हमें 100% इसका प्रोविजन करते हैं और इसके अतिरिक्त सुरक्षित भाग के लिए हम निम्न प्रकार से इसका आयोजन या निर्माण करते हैं। मान लो अवधि और सुरक्षित भाग का कितना आयोजन किया जाना है, ये एक टेबल के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। यदि 1 वर्ष है संपत्ति की अवधि माना जाए तो 25% जिस अवधि से संपत्ति को माना जाता है। 1 वर्ष तक की अवधि है तो 25% सुरक्षित भाग वाली संपत्ति का आयोजन करना है। 1 से 3 वर्ष है तो 40% संपत्ति का आयोजन आपको इसमें करना है और 3 से अधिक है तो 100% आपको इसके सुरक्षित भाग के लिए आपको प्रोविजंस तैयार करना है। ये संदिग्ध संपत्तियों के संबंध में प्रोविजंस हैं। तो 3 प्रकार की संपत्तियां होगी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और संदिग्ध या कंटीजेंट संपत्ति हैं उनके बारे में। और जो लास्ट है हानि संपत्तियाँ, यानी हानि संपत्ति वह होती है जिनके संबंध में बैंक अथवा आंतरिक अंकेक्षकों अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने हानि को पहचान लिया हो। यानी रिजर्व बैंक के ऑडिटर्स और रिजर्व बैंक के जो निरीक्षक हैं उन्होंने हानि को पहचान लिया है, लेकिन राशि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपलिखित नहीं किया हो। यानी जो राशि है उसको हमने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपलिखित नहीं किया हो, ऐसी संपत्तियों को अपलिखित राइट ऑफ कर दिया जाना चाहिए। यदि हानि की संपत्ति है, हानि संपत्तियां वह होती हैं जिनके संबंध में बैंक अथवा आंतरिक अंकेक्षकों अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने हानि को पहचान लिया है, लेकिन राशि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपलिखित नहीं किया हो। ऐसी संपत्तियों को अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का कि आप अपने जो कोरोना काल चल रहा है इसमें अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे मैं आशा आपसे करता हूं। और एक अनुरोध मैं और करता हूं कि आप अपने सभी परिवार के सदस्यों और मित्रों से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और वो भी अपना स्टडी में इसको फ़ायदा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।